नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वोज्जायनम नमो लोहसवसम। तत्वार्थ सूत्र एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। पिछले वीडियो में हमने शुरू के 4 सूत्रों की चर्चा की। अब आगे वाले सूत्रों की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी बात और कह दूं तत्वार्थ सूत्र और इस सीरीज के बारे में। जब भी हम किसी धर्म के बारे में पढ़ाई करते हैं तो जनरली उसकी 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक होती है उसकी फिलॉसफी और दूसरा होता है उसके सामाजिक जीवन में रीति रिवाज। तत्वार्थ सूत्र फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। इसमें आम जीवन में जैन धर्म को मानने वाले लोग क्या रीति रिवाज फॉलो करते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं है। वास्तव में आप देखेंगे तो पाएंगे कि रीति रिवाज समय के साथ स्थान के साथ बदलते रहते हैं, परंतु जो फिलोसॉफिकल सिद्धांत होते हैं किसी भी धर्म के वो वही रहते हैं। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र को जैन धर्म के हर पंथ में मान्यता है, क्योंकि सिद्धांत तो वही हैं, उन्हें मानने के रीति रिवाज थोड़े बहुत अलग अलग हैं। शुरू के 4 सूत्रों और मंगलाचरण में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है गुरुदेव ने। इसके आगे के जो सूत्र हैं पहले अध्याय के स्पेशली, उसमें हम और डिटेल में जाएंगे, ज्ञान को कैसे समझते हैं। ये थोड़े से एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, यानी कि किताबी बातें ज़्यादा हैं चौथे श्लोक के बाद से। कारण ये है कि जब आपको फिलॉसफी की चर्चा करनी है तो आपको कंप्लीट सेंस में करनी है, क्योंकि जब दूसरे विद्वान भी इसे पढ़ेंगे, दूसरे धर्मों को मानने वाले भी इसे पढ़ेंगे, तो उन्हें कंपेयर और कंट्रास्ट करते बनेगा। परंतु अगर हम अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो उन सारे भेदों प्रभेदों और छोटे छोटी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा जल्दी भी ले सकते हैं। हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिनको समझ के एक्चुअली में हमें फ़ायदा हो अपने जीवन में, हमारी सोच में। संक्षिप्त में दोहराऊंगा। पहले 4 सूत्रों और मंगलाचरण में आचार्य जी ने शुरुआत की है नमस्कार करते हुए मोक्ष मार्ग के नेताओं को। आपने कई बार देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारी धारणाएं या मान्यताएं होती हैं, जैसे कि अगर आपने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, या आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते, या आप पंचम काल में पैदा हुए हैं तो भगवान नहीं बन सकते, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी मान्यताएं हैं। आपके मस्तिष्क पर वो मान्यताएं क्या प्रभाव करती हैं ये आप खुद सोचिएगा। कहीं ना कहीं हम उन मान्यताओं को मानकर अपने आप ही मेहनत करना छोड़ देते हैं। परंतु फिर कभी कभी आप अपवाद सुनते हैं, अरे इस व्यक्ति ने इतने सारे लिमिटेशंस होते हुए भी कुछ सफलता हासिल की, और ये लोग ही आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहन देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को मोक्ष मार्ग के नेता कहा गया है, और उन नेताओं ने अपने विघ्न, अपने डाउट्स, अपने शंकाओं को और अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए सफलता प्राप्त की है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी गुण एकत्रित किए हैं। पेशेंस, परसिवियरेंस, ग्रिट, आत्मविश्वास, संयम, धैर्य, ये सारे जो गुण एकत्रित किए हैं इन नेताओं ने या इन सफलता पाने वाले अपवादों ने, उन गुणों को नमस्कार किया है आचार्य श्री गुरुदेव ने। उसके बाद गुरुदेव बताते हैं कि अगर आपको भी सफलता के पाथ पर जाना है तो 3 चीज़ें मानना है: सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यानी कि सही सोच, सही ज्ञान और सही चारित्र या कर्तव्य। सही सोच बहुत महत्वपूर्ण है, और सही सोच किसी को अपने मन से ही आ जाती है सोच के, और किसी को बाहरी फैक्टर से या बाहरी मोटिवेशन से डेवलप हो जाती है। सही सोच आखिर है क्या? हर चीज़ का सही मतलब समझना या भावना समझना, लकीर का फकीर ना बनना। यानी कि अगर हम तत्वार्थ सूत्र की वीडियो भी देख रहे हैं तो हर शब्द के प्रोनाउंसिएशन या मतलब को समझने की जगह मोटे मोटी जो भाव है तत्वार्थ सूत्र की सीरीज का, उसको समझना, यही सम्यक दर्शन है। ऐसे आप हर चीज़ में लगा सकते हैं। अब किस किस चीज़ में लगा सकते हैं तो उसको भी चौथे श्लोक में आचार्य श्री ने बताया कि दुनिया में 7 तत्व होते हैं। अब 7 की जगह आप 9 जोड़ लीजिए, किसी पंथ के हिसाब से पुण्य पाप जोड़ लीजिए, अदरवाइज 7 मान लीजिए। मैं कहूँगा कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप जीव हैं या आप स्वयं हैं, और अजीब है दुनिया, और जीव अजीब से बंधा हुआ है।
इसको ऐसे विजुअलाइज करें कि हम कहीं ना कहीं अपनी सोच में दुनिया की मान्यताओं से, दुनिया की चीज़ों से बंधे हुए हैं। हम अपने आप पे फोकस ना करते हुए कई बार दुनिया की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपना भला ना सोचते हुए कभी दूसरे का बुरा सोचने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही बंध हैं। तो जीव जो है वो अजीब से बंधा हुआ है, और जिस दिन ये बंध टूटेगा उस दिन क्या मिलेगा? मोक्ष। और मोक्ष क्या है? मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, मानसिक स्थिति, मन की स्थिति, फीलिंग्स, जहां पर अत्यंत सुख का अनुभव होता है, अत्यंत ज्ञान का अनुभव होता है, अत्यंत कॉन्फिडेंस का अनुभव होता है, अत्यंत साहस का अनुभव होता है। किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी विषय में आपको जरूर कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा, साहस फील हुआ होगा, सुख फील हुआ होगा, ज्ञान फील हुआ होगा। इमेजिन कीजिए कि उसकी जो परफेक्ट स्टेज होगी, कि आपको सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, वो मन की स्थिति है मोक्ष। और वो कब होगी? जब जीव का अजीब से बंध टूटेगा, यानी कि जब मैं अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दूंगा, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना शुरू कर दूंगा, और दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है, या दुनिया मुझे किस चीज के लिए मना कर रही है, या दुनिया मुझे किस चीज के लिए नेगेटिविटी दे रही है, उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट होके नहीं रहूंगा। मैं अपने पाथ पर बढ़ते जाऊंगा। जिस दिन वो अपने मानसिकता बना ली और उसके लिए अपने सही सोच डेवलप कर ली, आप मोक्ष के मार्ग पे आ गए हैं। अब बात छोटी सी है, इसको मैं 7 तत्व कहूँ, 9 तत्व कहूँ, जीव, अजीव, बंध और मोक्ष, ये 4 चीजें मुख्य हैं। 3 चीजें और बताई हैं कि आश्रव, अगर किसी ने आपके लिए नेगेटिव बात करी या आपको गाली दी और आपने ले ली तो वो आश्रव है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं विचलित हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए उस गाली से। पर जिस दिन आपको अकल आ गई, आपको सही सोच डेवलप हो गई, आपने समझ लिया कि उस गाली से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये तो उस फला व्यक्ति की मानसिक स्थिति है, ये उसका ट्रॉमा है कि वो मुझे गाली दे रहा है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन आपको ये स्थिति आ गई, आप उस गाली को इग्नोर कर देंगे। तो वो संवर की स्थिति आ गई कि आपने आते हुए कर्मों को रोक दिया। आश्रव वो था जब आप गाली से अफेक्ट हो रहे थे, आते हुए कर्मों को आने दे रहे थे। बंध जो मैंने समझाया कि अभी तक भी जीवन में आप जो रिएक्शंस, एक्शंस इंट्यूटिवली भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं बचपन से आप चीजें सीखते आ रहे हैं, सही और गलत, और उसके कारण आपके रिएक्शंस, एक्शंस डेवलप हो जाते हैं। और उन बंधों को तोड़ना आपके लिए तभी सफल होगा जब आप सही सोच डेवलप करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने मान लीजिए कोई बिजनेस ट्राई किया, नहीं चला, अब बंद बन गया कि नहीं नहीं, अब बिजनेस करने में मेरे को सफलता नहीं मिलेगी, तो इसलिए मुझे बिजनेस नहीं करना है। ये हो गया बंद। परंतु अगर आप सम्यक दर्शन वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको सही सोचे, तो आप क्या करेंगे? आप समझेंगे कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चला, क्या कारण थे, क्या मजबूरियां थी, क्या लिमिटेशंस थी, और अगली बार जब ट्राई करेंगे तो उन चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आप बंध तोड़ रहे हैं अपने पुराने। जब आप इस तरह के बंध तोड़ते जाएंगे, जो पुराने भी बंधे हुए हैं, और आपकी नई सोच जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, तो आप समझ लीजिए आप निर्जरा पे आ गए हैं। आपने अपने बचपन के ट्रॉमास को किल करना शुरू कर दिया है। आपने बचपन से बनी हुई नेगेटिव सोच को काटना शुरू कर दिया है। वो निर्जरा है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली आपको मोक्ष की स्टेज मिलेगी, जिसका की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। इसके बाद गुरुदेव ने आगे के श्लोक में थोड़े एकेडमिक होते हुए बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं कि ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, चीज़ों को किस किस तरह से समझ सकते हैं, चीज़ों को उसके नाम से समझ सकते हैं, या अगर चीज़ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है तो उससे समझ सकते हैं, चीज़ के पोटेंशियल से समझ सकते हैं, या अंत में चीज़ के भाव से समझ सकते हैं। प्रमाण और नय का चर्चा की गई है। यह मैंने सम्यक ज्ञान के वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी। नय होता है पॉइंट ऑफ व्यू या पर्सपेक्टिव, और प्रमाण होता है प्रूफ। अगर 4 इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, किसी का नॉलेज परफेक्ट नहीं है, पर सब अपना पर्सपेक्टिव या अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएंगे और डिस्कशन करेंगे, तो हो सकता है कि चारों मिलके प्रमाण या प्रूफ की तरफ बढ़ें और सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये बात थोड़ी सी प्रमाण और नय के संदर्भ में कही जाती है। इसके अलावा भी चीज़ों को निर्देश, स्वामित्व, कौन मालिक है, साधना की कहाँ से बनी है, कहाँ पर है, कहाँ विराजमान है, कितनी है, किस स्पेस में है, किस टाइम में है, इत्यादि इत्यादि तरीके से समझा जा सकता है। ज्ञान के 5 भेद बताए हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल ज्ञान। इन ज्ञान को ही प्रमाण कहा गया है। मति और श्रुत पे भी मैंने पिछले
वीडियोस में चर्चा की है कि इंटेलिजेंस और लिटरेचर या लैंग्वेज दोनों ही सेंसरी इनपुट्स पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर कोई रस्सी पड़ी और मुझे सांप जैसी दिख रही है तो मेरा नॉलेज भी कुछ काम नहीं आएगा, मुझे वो सांप ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं फ्लॉ हो सकते हैं इंटेलिजेंस या लिटरेचर का नॉलेज, थोड़ा सा रिस्की रहता है या डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी किताब को पढ़ें, भले ही वो तत्वार्थ सूत्र क्यों ना हो, उसे लकीर के फ़कीर बन के ना पढ़ें, शब्दशः ना पढ़ें, भावनाओं को समझें। क्योंकि लिटरेचर की भी लिमिटेशन है, ये एक परोक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? बाकी जो 3 ज्ञान है वो रिविलेशन टाइप के नॉलेज है। अभी उस बारे में डिटेल में नहीं बात करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि जितने वेस्टर्न रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी इत्यादि, उसमें रिविलेशन को ही सही फॉर्म ऑफ नॉलेज बताया गया है। इसके अलावा मति को और भी शब्दों में हमने स्मृति या मेमोरी या संज्ञा या एनालिटिकल एबिलिटी के नाम से भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ये थोड़ा सा सेंसरी डिपेंडेंट है कि अगर हमने आंखों से गलत सिग्नल ले लिया तो हो सकता है माइंड उसे गलत ही समझे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज़ को समझते वक्त कि इंटेलिजेंस का जो भी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट है। इसलिए उसको हमेशा ही क्वेश्चन करते रहना चाहिए, हमेशा ही अपने बायसेस को करेक्ट करते रहना चाहिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।